हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 142 ब्लॉक 2 यूनिट 5 दैट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स यूएसए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट अर्ली ईयर्स पे। ठीक है, तो अर्ली टाइम में अगर आप हिस्ट्री में देखो, पहले देखो, तो इंडिया ने हमेशा से एक जो भी सुपर पावर है उसके साथ हमेशा दोस्ती बनाए रखा है। ठीक है, इवन इंडिया, और बाद में अगर आप बोल सकते हो जब भी एनएएम प्रोवाइड हुई थी, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट जब आया था इंडिया के लीडरशिप में, तो वो एक स्ट्रेटेजिक एज की तरह निकल के आया था। ठीक है, और इंडिया एक मतलब दोनों यूएसए और यूएसएसआर से कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो टास्क है, ठीक है, जो उसके 5 ईयर प्लान के थ्रू होती है, लाइक एग्रीकल्चर का ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में ना कहीं दोनों कंट्रीज से जुड़ी हुई थी, यूएस से भी और यूएसएसआर से भी। ठीक है, दो उनकी जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन थे या उनके बीच जो फाइट चल रही थी, आइडियोलॉजिकल वॉर जो चल रहा था, उसकी वजह से उन्हें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सहारा लेना पड़ा था। ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ठीक है, देन यूएस धीरे धीरे मतलब ऐसा ये चीज़ें चलती रही, उनका बायलैटरल रिलेशन बहुत प्रॉपर चल रहा था। तो इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यूएस की नज़र में इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड बायलैटरल पार्टनरशिप में था। ठीक है, एक तरीके से एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा था, ताकि वो मतलब जो हम बोले कि यूएस का कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में एक रोल था तब, क्योंकि अच्छा खासा बायलैटरल रिलेशन चल रहा था। तो जो भी अर्ली आईटीआई का आप देखो, ठीक है, या इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम देखो, फूड एड प्रोग्राम देखो, या इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें एजुकेशनल एक्सचेंज वगैरह आप देखो, बहुत सारे इंडियन सिटीजन हैं जो आज यूएस में पढ़ते, 2 लाख से ज़्यादा लोग यूएस में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल्सो जो उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में, वो बायलेटरल ट्रेड से काफ़ी ऊपर उठ के लाइक $126 बिलियन तक, अगर हम 2017 की देखें रिसेंटली, तो $126 बिलियन तक हमारा बायलेटरल ट्रेड दोनों के बीच में, मतलब इंडिया एंड यूएस के बीच में बढ़ चुका है अभी तक। ठीक है, तो हम इसके अंदर देख लेते हैं सबसे पहला कोल्ड वॉर फेज़, जब 1947 टू 1991 के फेज़ में क्या था इसका रिलेशन। ठीक है, तो जो भी इंडो यूएस रिलेशन है, ठीक है, उसे एक तरीके से रोलर कोस्टर की तरह डिफाइन किया जाता है इनके रिलेशन को। ठीक है, क्योंकि कभी तो ये बहुत अच्छा होता है और कभी तो ये बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे इलस्ट्रेट करना चाहे, एक्सप्लेन करना चाहे, तो नॉर्मली ये है कि दोनों इंडिया और यूएसएसआर मतलब यूएसए जो है वो सेम साइड में था स्विच कैनल इशू जब हुआ था 1956 में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में थी। ठीक है, लेकिन फिर से जब 1959 में जो प्रेसिडेंट ड्विट इसन ने बोला कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज़ अर इंटरेस्ट, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि इंडिया का स्ट्रेंथ हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, उस टाइम पे और ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ें चल रही थी दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अक्टूबर 1962 की देखो, जब चाइना ने इन्वेड किया था इंडिया को, ठीक है, जब चाइना इंडिया का वॉर हो रहा था, तो अमेरिका ब्रिटिश के साथ आके इंडिया का सपोर्ट किया था उन्होंने, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, और उस आए थे ताकि इंडिया का सपोर्ट कर सके और उन्हें जो भी मिलिट्री डिजास्टर्स वगैरह हो रहे थे उस चीज़ से बचा सके। ठीक है, इवन इन 1966 67 या 1973 1978 में देखो, तो पॉजिटिव रिलेशन से दिख रहे थे दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन नेगेटिव फेज़ भी आए थे, और बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है नेगेटिव फेज़ के लिए। ठीक है, अगर आप देखते हो तो आपको टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि नेगेटिव फेज़ किसकी वजह से थी। ठीक है, हम आ जाते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर फेज़ पे। ठीक है, तो पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब 1991 के बाद ही इमीडिएट ईयर्स में अगर आप देखो, तो जैसे जैसे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, एजुकेशन, अवेयरनेस, ये गवर्नमेंट इवॉल्व होने लगी दोनों कंट्री में, वैसे वैसे एक कॉमन वैल्यू जो थी ना, मतलब दोनों के बीच में, वो और ज़्यादा आने लगी। ठीक है, इवन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव अगर आप देखते हो, ठीक है, तो दोनों ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया था 1992 में मई में। ठीक है, तो जो पीएम राव है, ठीक है, हमारे, हाँ, प्राइम मिनिस्टर राव जी जो है, उन्होंने एक ऑफिशियल 1 वीक का विजिट दिया था यूएस में, मई 1994 के करीब आप कह सकते हो, उस टाइम पे 1 वीक के लिए वो गए थे। ठीक है, जिसके बाद बहुत सारे मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एमओयू होते हैं ना, वो सब साइन हुई थी। ठीक है, हावेवर अगर आप देख सकते हो तो जो यूएस का ट्रेड लॉ अगर आप देखो, ठीक है, वो अभी भी इंडिया के एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, वो हमेशा डिस्टर्ब कर रही थी, और ये चीज़ एक डिस्टर्बिंग फैक्टर था। देखो, ये चीज़ भी आप उस नेगेटिव फैक्टर में डाल सकते हो। ठीक है, कि जो यूएस का ट्रेड लॉ था वो इतना ज़्यादा मतलब सख्त था या इतना ज़्यादा हाई था, ठीक है, कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी उतनी चीज़ें। ठीक है, उसकी एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से जो रिलेशन के बीच का जो एक रिलेशन है ना दोनों के बीच का, वो डिस्टर्ब हो रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो रिलेशन ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेटबैक भी देखा था। ठीक है,
ऑल्सो रिगार्डिंग जो F-16 एयरक्राफ्ट था, ठीक है, यूएस ने इसे पाकिस्तान भेज दिया, ठीक है, इंडिया वाले को नहीं दिया। इस टाइम पे भी एक ये नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया लेकिन हमें नहीं दिया, ठीक है। यूएस ने एक और चीज़ के लिए रिफ्यूज़ किया था जो कि है सुपर कंप्यूटर। उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजिकल पावर्स को और ज़्यादा मतलब बढ़ा सके, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने मतलब यूएस ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो सुपर कंप्यूटर इंडिया को नहीं देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एक तरीके से नेगेटिव रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा था जो भी टेक्नोलॉजिकल पावर थी, ठीक है। यूएस ने रियलाइज़ किया कि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल पावर बढ़ रही है और इसलिए उन्होंने सुपर कंप्यूटर देने से ही मना कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही जो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, वो ग्रो करती रही टाइम एंड अगेन, कंट्री एंगेज करती रही बाकी मतलब वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, इंडिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि वो किस तरीके से एक इंटरनेशनल ऑर्डर में ना अपना वर्चस्व जिसे बोलते हैं ना, अपनी इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिश कर सके, एक होली ग्रेल एस्टेब्लिश कर सके, ठीक है, एक परमानेंट सीट मिल सके उन्हें यूएनएससी में, ठीक है, जो भी यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक परमानेंट सीट पा सके, वो इतना उन्हें वो बनना था, ठीक है। ऑल्सो अगर आप मॉडेस्ट बिगनिंग का देखते हो, मतलब डिफेंस टाइज वगैरह में अगर आप देखते हो, तो जो भी यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लेता है मतलब इंडिया में, ठीक है। मतलब इंडिया ओब्वियसली, क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1950s में अगर आप देखो तो यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लेता है इंडिया में, ठीक है। ऑल्सो इन 1950s में भी 1960s में भी एक होप के साथ कि जो न्यू दिल्ली है, ठीक है, वो इमर्ज हो सकता है एज अ क्रेडिबल बैलेंसर, मतलब जो भी कम्युनिस्ट चाइना है, ठीक है, क्योंकि चाइना भी उभर के आ रही थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो चाइना को विड्रॉ करने के लिए, होल्ड करने के लिए उन्हें लगा कि इंडिया को अगर हम सपोर्ट करते हैं या इंडिया के में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम जो न्यू दिल्ली है उसे इमर्ज कर सकते हैं एज अ क्रेडिबल बैलेंसर, एक बैलेंसर की तरह, ठीक है। तो जो यूएस है उन्होंने अप्रूव किया था 200 सरमन टैंक्स जो होता है ना, जो 19 मिलियन डॉलर का था, ठीक है, उस वो उन्होंने दिया। ऑल्सो S-55 जो हेलीकॉप्टर्स थी, या 54C जो उनका था ना फेयरचाइल्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का जो एयरक्राफ्ट वगैरह था, जो IAF वगैरह के लिए उन्होंने दिया था, ये चीज़ें भी उन्होंने प्रोवाइड की थी, ठीक है। ऑल्सो अर्ली ईयर्स में अगर आप देखो तो जो डिफेंस की इक्विपमेंट थी वो डिफरेंट क्वालिटी की थोड़ी सी होती थी, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि यूएस ऐसी मिलिट्री हमें प्रोवाइड नहीं कर रही थी जो एक्चुअल में इंडिया को चाहिए थी, वो थोड़ी सी अलग डिफरेंट क्वालिटी की मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी हमें, ठीक है। तो जब सिनो इंडियन वॉर हुआ था, ठीक है, 1962 में, तो उस टाइम पे यूएस ने प्रोवाइड किया था मिलिट्री सप्लाइज इंडिया को, एक लाइक आप इस फॉर्म में बोल सकते हो कि छोटे छोटे जो आर्म्स होते हैं या एम्यूनिशन होती है, कोई भी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं कि आप माउंटेन्स वगैरह पे वॉरफेयर पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सको एक दूसरे से, ये सारी चीज़ों में इस फॉर्म में उन्होंने प्रोवाइड किया था, ठीक है, छोटे छोटे आर्म्स वगैरह थी, ठीक है। और एक इंडियन टीम ने विजिट किया था यूएस को 1980 में, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके कि जो TWO एंटी टैंक मिसाइल थी या लार्ज रेंज जो हॉटराइजर्स थी, ठीक है, हॉवर्ट्जर्स, ठीक है, सॉरी, तो इसको परचेज कर सके या पॉसिबिलिटी है या नहीं कि वो उसको ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए मतलब यूएस में इंडिया वालों ने या इंडिया की टीम ने विजिट किया था 1918 में, ठीक है। तो एक जो MOU साइन हुई थी बिटवीन यूएस एंड इंडिया 1984 में, ताकि हम जो ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है उससे स्मूथली रन कर सके, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में नॉर्मली जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थी वो चीज़ें हुई। फॉर सपोज इंडिया को सुपर कंप्यूटर्स मिले, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक जो F-404 इंजन्स का जो था, जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो मिली। LM-2500 गैस टर्बाइन इंजन मिली, ठीक है, ताकि वो इंडियन नेवल जो वेजल्स होते हैं उसे अपग्रेड कर सके। नाइट विजन डिवाइसेस मिली टैंक्स के लिए, और परमिशन मिली कि आप को प्रोड्यूस कर सकते हो इन डिवाइसेस को, मतलब अगर आप के पास ये कैपेबिलिटी है तो आप फिर से ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये परमिशन मिल गई थी उनको, ठीक है। ऑल्सो जो भी F5 टूलिंग फैसिलिटी था ना, वो 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे उनको मिली थी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा सही था। तो दोनों ने एक तरीके से डिफेंस कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, जो कि $15 बिलियन से ज़्यादा था सिंस 2008 तक अगर आप देखते हो तो, ठीक है। आप फ्रॉम 500 मिलियन अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखते हो तो 500 मिलियन
डॉलर आपको दिखते हैं, ठीक है, जो कंबाइंड की जाती है इसके साथ। ऑल्सो जो भी मेजर सेल अगर आप बोलते हो तो वो था सबसे पहला तो 24 MH-60 सी हॉक मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर्स और एक पोटेंशियल कॉमर्शियल सेल ऑफ AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा या आप बोल सकते हो एक हैवी जो थी ना वो मेजर प्रोग्राम थी या फिर मेजर सेल थी, ठीक है, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। तो ये था डिफेंस टाइम। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, डिफेंस टाइम में नॉर्मली बस डिफेंस का रिलेशन याद रखना। आई नो ये जो मिसाइल्स वगैरह के नाम है वो बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल होगा कि पूरी तरीके से याद कर सको, ठीक है। जिन्हें बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में लाइक ओवर इंटरेस्ट होते हैं ना उन्हें कर सकते, ठीक है। काफ़ी लोगों को नहीं होगा तो इतना फोकस मत करो, चिल, कोई बात नहीं है। आप आराम से बाकी सारे रिलेशन को मेनटेन करते हुए ये जब आप समझ लोगे कि हाँ इनका रिलेशन कितने हद तक अच्छा था तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप चीज़ों के नाम नहीं भी लिखोगे तो आप नॉर्मली लिख सकते हो कि कुछ माइनर प्रोजेक्ट थे, कुछ मेजर प्रोजेक्ट थे, सुपर कंप्यूटर, जो इजी टर्म्स है वो याद कर लेना कि सुपर कंप्यूटर सेल हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। हम आ जाते हैं न्यूक्लियर रिलेशन पे। दैट इज़ इन मार्च 2000 इंडिया ने अग्री किया था कि वो एक इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, ठीक है, उसके साथ एक क्लोज मतलब वो अलाउ करेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, मतलब। लेकिन उन्होंने ये बोला था नॉर्मली कि ठीक है हम ना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत कम करने को तैयार है, बट जो भी न्यूक्लियर आर्निसल है जो करंट का, ठीक है, उसको गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकते टोटली। ऑल्सो इन 2002 में अगर आप देखते हो तो जो नेगोशिएशन हुआ था दोनों के बीच में ताकि 1 to 3 एग्रीमेंट हुई थी, ठीक है, डील का, ताकि वो कंडक्ट कर सके जो अलाउ करता है कि जो वेवर है, ठीक है, वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ इंडिया में कर सके, ठीक है, पीसफुली जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है इंडिया में वो अलाउ कर सके। ऑल्सो एक मिनट, ओके, ठीक है, बताते जो भी इंडिया यूएस जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई थी 18 जुलाई 2005 में, उनका मेन एम ये था कि इंडिया की जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको सबसे पहले तो फुलफिल कर सके, ठीक है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो जो भी न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन है उनके बीच में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो रही थी, ठीक है। ऑल्सो आफ्टर एनएसजी का आप देखते हो एनएसजी वेवर जो भी सितंबर 2008 में, तो बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, रशिया, ठीक है, इन्होंने भी अलग अलग एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वो फुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन कर सके इंडिया के साथ, ठीक है, वहाँ पे कोई लिमिटेशन ना हो, मतलब फुल्ली वो कोऑपरेट कर पा रहे एक दूसरे से, ठीक है। ऑल्सो इन मार्च 2009 यूएस ने प्रोवाइड किया था P-8 पोशीडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया को, ठीक है, जो कि $2.1 बिलियन का था, ठीक है, और जिसे एक तरीके से सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री टाइज की तरह देखा जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। ऑल्सो थर्ड मेजर आउटकम्स अगर आप देखते हो इंडिया का, मतलब एक प्रॉमिस का जो पार्टिसिपेशन वो था, मतलब जो थर्ड मेजर चीज़ है ऑकरेंसेस में आप बोल सकते हो वो है कि इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि वो ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड जो है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। अब ये क्या है, सबसे पहले तो जो यूरेनियम का जो फ्लो है, ठीक है, जो यूरेनियम जो रिएक्टर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, उसका अनइंटरप्टेड फ्लो होगा, ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं होगा उसमें। दूसरा जो इंट्रोडक्शन है जो भी एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजी का आप बोल सकते हो उसकी इंट्रोडक्शन हुई थी ताकि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो और ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है। थर्ड इज़ जो भी स्ट्रेटेजिक स्पिन ऑफ है, ठीक है, कि हम किस तरीके से एक हाई टेबल जो भी नॉन प्लोरिफरेशन रिजीम है ना उसमें हाई टेबल हमें मिले या फिर हम एक हाई टेबल होल्ड कर सके, ठीक है, एक सीट मिल सके हमें जो कि एक हाई टेबल रेंज का होगा, मतलब अच्छा खासा लेवल पे होगा, ठीक है। ऑल्सो जो डील थी, ठीक है, वो एक ब्रॉडर काउंटिंग की तरह देखा जाता है इंडिया का, मतलब जो यूएस के थ्रू, ताकि वो जो भी ग्लोबल टेररिज्म है ना उससे लड़ सके, चाइना के राइजिंग को काउंटर कर सके, ठीक है, इन्फ्लुएंस बना सके अपना एशिया में, इसके लिए ये चीज़ें डील साइन हुई थी, ठीक है। हम आ जाते हैं दैट फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब इंडिया को एज अ राइजिंग ग्लोबल पावर की तरह रिकॉग्नाइज करते हुए जो यूएन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि यूएसए डेफिनेटली कमिटेड है, ठीक है, ठीक है, कि इंडिया को एक तरीके से एक परमानेंट सीट प्रोवाइड कर सके यूएनएससी में, ठीक है। ये मेंबरशिप एक डिक्लेरेटरी स्टेज पे है, ठीक है, मतलब हावेवर आप बोल सकते हो कि भले ही उन्होंने बोला था कि यूएनएससी में सीट प्रोवाइड करने के लिए वो कमिटेड है, इंडिया को वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट एक तरीके से ये डिक्लेरेटिव स्टेज था, ठीक है। ऑल्सो दूसरा दैट इज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स, तो
11th एंड 13th मई या 11th एंड 13th मई ऑफ 1998, ठीक है, इंडिया ने कंडक्ट किया था एक टोटल 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, 5 अंडरग्राउंड टेस्ट उन्होंने करवाए थे, वो भी न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें 24 ईयर का जो सेल्फ इम्पोज मॉरेटम थी या जो थी ना एक तरीके से जो बंदिशें लगाई गई थी न्यूक्लियर टेस्टिंग पे, उसे तोड़ते हुए, ठीक है, बिल्कुल। देन पाकिस्तान ने उसके बाद ये क्लेम करते हुए, ठीक है, जो 5 टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसको क्लेम करते हुए 5 टेस्ट 28 मई 1998 को, ठीक है, और एडिशनली और टेस्ट करते हुए 13 मई को भी उन्होंने और टेस्ट किया था, ठीक है, पहले तो 5 टेस्टिंग करी, ठीक है, उसके बाद और एडिशनल टेस्टिंग करी 30 मई को, ठीक है। तो जो भी ये अनअनाउंस टेस्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से एक क्रिटिसिज्म होने लगी थी या फिर एक ग्लोबल स्टॉर्म आने लगा था, हर कोई क्रिटिसाइज करने लगा था इस चीज़ को, तो 13 मई 1998 में प्रेसिडेंट जो क्लिंटन है, ठीक है, उन्होंने इम्पोज किया था इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस इंडिया के ऊपर, ठीक है, और जो मैंडेट होती है सेक्शन 102 ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट एंड जो भी अप्लाइड सेक्शंस होते हैं, मतलब वो सारे पाकिस्तान पे भी, ठीक है, 30 मई को, मतलब पहले इंडिया में लागू हुई थी, देन 30 मई को पाकिस्तान में लागू हुई थी, ठीक है, जब ये चीज़ें हुई थी। ऑल्सो कुछ जो इफेक्ट है सैंक्शंस का अगर आप देखते हो जो इंडिया पे इफेक्ट हुई थी सैंक्शंस लगाने का, सबसे पहला कि उनको $21 मिलियन का जो टर्मिनेशन उनको दिया गया था, जो FY थी ना हमारे, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो थी 1998 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट असिस्टेंस, उसमें, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया गया था, ठीक है। ऑल्सो जो भी $1.7 बिलियन का अगर आप देखते हो जो लैंड कर रहे थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो थी। ऑल्सो ये 8 ग्रुप जो थी, ठीक है, G8 जिसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ 8 लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, ठीक है, इनके थ्रू जो सपोर्ट था, ठीक है। ऑल्सो आप ये बोल सकते हो जो भी लोन्स वगैरह थी, जो क्रेडिट वगैरह थी, जो UN बैंक से आते थे, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टर्मिनेशन हुई थी फॉरेन मिलिट्री सेल्स का आप बोल सकते हो, या आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो भी मिलिट्री सेल्स वगैरह थी उसको टर्मिनेट कर दिया गया था कहीं ना कहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से बंदिशें लगा दी गई थी कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, या जो आपका मिसाइल से ये प्रोवाइड नहीं किया उस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अनअनाउंस टेस्ट वगैरह हुई थी। देन हम आ जाते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर। तो इंडो US का अगर आप इकोनॉमिक रिलेशन देखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो उतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, बहुत स्लो चल रही थी, बट अगर आप 2000 के बाद देखते हो तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लगे थे, ठीक है। तो जो आप डिकेड देखते हो 2000 के बाद का, तो वो विटनेस करता है इन्फ्लेशन ऑफ ट्रेड का, मतलब दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ी थी, ठीक है। ऑल्सो इन 21 मार्च 2000, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है US का, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था थीम इंडिया US रिलेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी थी, इकोनॉमिक रिलेशन एंड बाकी सारी चीज़ें। ऑल्सो इन 2010 जो फिगर है बायलैटरल ट्रेड का, वो ऑलमोस्ट अगर आप बोलते हो तो $100 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, ठीक है, दोनों के बीच में। और डिस्पाइट इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी इंडिया US के ट्रेड वगैरह में, कि इंडिया एक तरीके से लिक्विडेटिव डेस्टिनेशन की तरह देखी जा रही थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, और एक ह्यूज मार्केट की तरह कंसीडर किया जा रहा था US के द्वारा कि ठीक है ये बेस्ट जगह है जहाँ पे हम एक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये एक MNC की तरह, ठीक है। ऑल्सो एज ऑफ 2017 अगर आप देखते हो तो जो बायलैटरल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में, वो 2% ऑफ जो US का वर्ल्ड ट्रेड है वो इंडिया में होता है, ठीक है, मतलब इंडिया का जो US का 2% वर्ल्ड ट्रेड है, ठीक है, वो इंडिया के साथ है उनका। अगर आप 2017 की बात करते हो तो हाँ 2017 की। देन जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी एक बायलैटरल ट्रेड का बैलेंसेस की तरह देखा जाता है, जहाँ पे जो हेल्थ एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप का वो बेटर होती है, ठीक है, या फिर जो भी इश्यूज है लाइक US ट्रेड डेफिसिट की अगर आप बात करते हो जो इंडिया के साथ ऑकर हुई थी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था कि एक तरीके से अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है। इवन काउंटरिंग, अगर इस व्यू को अगर हम काउंटर करें तो इंडिया ने ये चीज़ें हमेशा नोट करी है कि जो US का बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, वो 2018 में ड्रॉप हुआ था ड्यू टू, क्योंकि ये चीज़ें चल रही थी, US का ये ट्रेड डेफिसिट वाली चीज़ें चल रही थी, और जो भी अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो, ठीक है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं 2018 में वो चीज़ें बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट हुआ था, ये ड्रॉप हुआ था 2018 में, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नरेंद्र मोदी टेक्स ओवर, ठीक है। तो जब
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये टुकअप किया था 2014 में, तो ओबामा जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएस के, ठीक है। तो मोदी जी का जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है वो उन्होंने अलाउ किया कि क्विकली वो अप्रिशिएट करे कि किस हद तक यूएस और इंडिया का रिलेशन गिर चुका है या नीचे आया है या कम हुआ है, ठीक है, द टाइम जब उन्होंने मतलब होल्ड किया था पावर को, ठीक है। तो डिस्पाइट उनकी बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, बट वो इस चीज़ को तो समझते थे, जो भी परवेसिव फ्रस्ट्रेशन होती है मतलब दोनों के कैपिटल्स को लेके जो भी है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की तरह देखा जा सकता है, एक लार्जर प्रोजेक्ट है, ताकि हम रिवाइटलाइज कर सकें इंडिया को, ठीक है, या बैलेंस कर सके जो भी थ्रेट हमें हो सकती है चाइनीज़ पावर के थ्रू। तो मोदी जी ने बहुत ही हैवीली इन्वेस्ट किया था कि वो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करें उनके साथ, ठीक है, लाइक इन्विटेशंस वगैरह करना, पर्सनली उनको रिसीव करना एयरपोर्ट वगैरह पे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो कर रहे थे ताकि एक तरीके से वो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, ठीक है। उन्होंने थोड़ा पर्सनलाइज भी किया था कंडक्ट को कि इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन का ना एक एडवांटेज जो है इंडिया के नेशंस इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए। ऑल्सो जो दो सब्सटेंसिव सक्सेस आप देखते हो ये सारी चीज़ों के बाद मोदी जी के ये रिलेशनशिप के बाद, तो पहला तो आता है क्लाइमेट चेंज को लेके, जो यूएस और इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा एक पाइवटल रोल प्ले किया था, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से जो डिस्कशन हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में जो आप देखते हो, ठीक है। तो मोदी जी का विलिंगनेस था, मतलब मोदी जी चाहते थे कि वो एक्सेप्ट करें इंडिया को एज अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह भी, कि वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और इक्वली उन्होंने सक्सेस की और अपना योगदान दिया है काइंड ऑफ, ठीक है, जो भी पेरिस था। मतलब समहाउ आप बोल सकते हो जो भी इंडिया का ट्रेडिशन जो थर्ड वर्ल्ड की तरह उभर के आना, ठीक है, एक पावरफुल स्टेट लेके आना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है ओवरऑल इन्वायरमेंट को लेके भी, कि हमारा भी इक्वली योगदान रहेगा उस चीज़ में, ठीक है। दूसरा कि शेपिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो जो एक डिफाइनिंग एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और यूएस के बीच में, वो एक प्रेसिडेंट ओबामा के अंदर में ऑकर हुई थी, ठीक है। तो पीएम मोदी जी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था यूएस और इंडिया का जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन बनाने में, ठीक है, जो एशिया पैसिफिक और जो इंडियन ओशियन रीजन है ना उसको काउच कर सके, या ऐसे उसको मतलब ये कर सके, जो भी आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट कर सके ओवरऑल, ठीक है। उसको लेके भी दोनों का मत ऐसा जॉइंट टाई चल रही थी या जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन चल रहा था कि हम कैसे जो भी एशिया पैसिफिक रीजन है, जो इंडियन ओशियन रीजन है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं एडवेंट ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब इसके साथ जैसे ही ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन आया था, जब ट्रम्प पावर में आए थे, तो एक डिग्री ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गया था इंडिया और यूएस के रिलेशन में, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो स्ट्रेटेजिक डोमेन में, ठीक है, ये चीज़ें अराइज हुई थी। ऑल्दो उन्होंने मतलब 8 मंथ के लिए आप बोल सकते हो, हाँ 8 मंथ के लिए उन्होंने मतलब ये टाई अप वो था, ठीक है, साउथ एशियन पॉलिसी के साथ उन्होंने मतलब टाई अप रखा था, लेकिन एक तरीके से फिर थोड़े टाइम बाद वो हट भी गए थे उस चीज़ से, ठीक है। तो जो भी ट्रेडिशनल यूएस फॉरेन पॉलिसी थी उसमें काफ़ी सारे क्लीचेस आने लगे थे, बहुत सारे सिक्योरिटी और थ्रेट आने लगे थे जो साउथ एशिया के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट वगैरह हो रही थी, ठीक है। ऑल्सो जो ट्रम्प का फॉर्मर स्टैंस अगर आप देखते हो जो अगेंस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी उनका इंडिया के साथ रिलेशन था, वो कहीं ना कहीं एक लार्जर रोल प्ले करता है कि कैसे अफगान सिक्योरिटी जो थी वो नया एक चेंज की तरह आ रहा था यूएस साउथ एशिया पॉलिसी में, ठीक है। अगर आप कंसिक्वेंसेस देखते हो कि इंडिया को कैसे प्रोजेक्ट किया गया, तो सबसे पहला तो एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर की तरह देखा गया था एशिया में, ठीक है, ओवरऑल एशिया में इंडिया को, ठीक है। दूसरा तो इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी थी यूएस के साथ, ठीक है, वो एक तरीके से एशियन डिटरेंट की तरह उभर के आती है या क्रिएट करती है पाकिस्तान के लिए, ताकि वो अपना स्ट्रेटेजिक एर्नेसल ग्रो कर सके, ठीक है, रैपिडली ग्रो कर सके, ठीक है। ऑल्सो थर्ड इज जो बर्डन शेयरिंग थी, जो अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम चीज़ें चल रही थी, अफगानिस्तान को होल्ड करना था, उसका बर्डन शेयरिंग भी दोनों ने किया साथ में मिलके, ठीक है। तो ये थोड़े कंसिक्वेंसेस थे कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया था इंडिया को इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल इस यूनिट में इतना ही था। आई अंडरस्टैंड ये यूनिट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट ओवरऑल जो आपको आ सकता है ना वो है कि जो आपको रिलेशन ओवरऑल बताना है, ठीक है। तो सारे पॉइंट में से जिस जिस पॉइंट में आपको लगता है कि हाँ ये ईजी है, ये याद रखने लायक है, वो पॉइंट आप याद रख लेना, एंड देन वो चीज़ें आप पूरा ओवरऑल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। कि थोड़ा सा इकोनॉमिक कर दिया, थोड़ा सा बायलैटरल ट्रेड वगैरह के बारे में बोल दिया, ठीक है, थोड़ा सा डिफेंस टाई को आपने एक्सप्लेन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।